So, hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. Remember one thing, if you want to do some great jobs in your life, great things in your life, तो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा. We are starting, it's a very first class of partnership. Partnership is a very new topic. क्योंकि हम इसमें कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप. वैसे तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, बट पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है मुझे यही सीखना है. In order to understand how do we prepare the accounts in the partnership, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि what exactly the partnership is. तो आज की क्लास हमारी थ्योरिटिकल क्लास है, थ्योरी की क्लास है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. आई नो डेट कॉमर्स के और अकाउंट्स के स्टूडेंट जो होते हैं वो थ्योरी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते, बट इट्स अ इंपॉर्टेंट क्लास फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए. बट एग्जैक्टली द पार्टनरशिप उससे फेमिलियर होने के लिए आपके लिए क्लास बहुत जरूरी है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, what exactly the partnership is. There are the two definitions here. One is according to the section 4 of Indian Partnership Act 1932 और दूसरी जो है simple direct definition है. बेटर वाली definition ऊपर है. Partnership is an agreement between two and or more persons who are willing to share the profit of business which is carried on by all or any one of them acting for all या others. तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा सर्टेन थिंग्स जो हमारे पास आ रही है. पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर अदर्स. ये डेफिनेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो कि सारे फीचर्स को इंक्लूड करती है. सबसे बड़ी बात जब हम कह रहे हैं कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, इट्स जब एग्रीमेंट की बात होती है इसका मतलब होता है कि टू और मोर पर्संस एग्री ऑन अ सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस. तो वो पार्टनर्स किस लिए एग्री है? टू ऑपरेट, टू रन द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स. एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट फ्यूचर में जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो वो हमारा डील करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. कोई बच्चा बताएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 की हम बात कर रहे हैं, एक्ट क्या होता है? एनी स्टूडेंट? ACT, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की हमने बात करी, तो ये एक्ट वर्ड क्या है? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली दिस एक्ट मींस. एक्ट हमारा लॉ होता है. अब पार्टनरशिप पे हम बिजनेस कर रहे हैं, देयर में बी द डिस्प्यूट जनरेटेड अमंग द पार्टनर्स, देयर में बी द डिस्प्यूट ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर का डिस्प्यूट हो सकता है किसके साथ? बाहर थर्ड पार्टी के साथ, जब बिजनेस कर रहे हैं तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक सेपरेट लॉ बना दिया गया जिसको नाम दिया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि 1947 से पहले ही बन चुका था. ये वाला अंग्रेजों के जमाने का कानून हम पढ़ रहे हैं. एक्ट बनता कैसे है? सबसे पहले कोई और एक्ट का नाम पता? कोई फेमस एक्ट, कोई दूसरा फेमस एक्ट पता किसी को? कंपनीज एक्ट, डेफिनेटली कंपनीज एक्ट 2013, और मनरेगा एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट. तो ये एक्ट बनता कैसे है? क्योंकि पार्टनरशिप जो भी हम गवर्न करेंगे, पार्टनरशिप वो क्या गवर्न कर रहा है पार्टनरशिप की सारी चीजों को? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कर रहा है. तो ये एक्ट होता क्या है? सबसे पहले नीड राइज होती है. जब नीड राइज होती है, यानी कि लेट अस सपोज मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात करते हैं. स्टार्टिंग के मोटर व्हीकल्स इतने ज्यादा नहीं थे, एक्सीडेंट्स नहीं होते थे, किसी रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं थी. बट धीरे धीरे ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, एक्सीडेंट्स होने लग गई, लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई. तो डेफिनेटली नीड राइज हुई कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स. नीड राइज होती है, फिर एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड बनाए जाते हैं. वो सेट ऑफ रूल्स पहले लोअर हाउस में जाते हैं. लोअर हाउस पता है? पार्लियामेंट का लोअर हाउस, लोकसभा. फिर वो अपर हाउस में जाते हैं, वहां पे पास होता है, वहां पे वो अपर हाउस में जाते हैं. अपर हाउस में जाने के बाद प्रेसिडेंट उनको साइन करता है. आफ्टर इट बिकम एक्ट.
सो इंडियन जो पार्टनरशिप के जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी किसी के अगेंस्ट सेटलमेंट करना चाहता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग सारी सेटलमेंट होती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to share the profit of business which is carried on by all or any one of them acting for all. तो सबसे पहले जब हमने पार्टनरशिप की बात करी, यानी कि पता चल गया टू और मोर पर्संस का एसोसिएशन है। इन पर्संस के लेट सपोज ज्यादा टू पर्संस सेपरेटली इन्हें क्या कहा जाता है? सेपरेटली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। ए एंड बी सेपरेटली क्या है? ये पार्टनर। बट कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? फर्म। तो इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस की जब भी बात कर रहे होते हैं हम फर्म की बात कर रहे होते हैं। तो कलेक्टिवली सारे मिलके क्या बन जाएंगे? फर्म। और इंडिविजुअली पार्टनर्स। इज इट क्लियर? हम सब लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करी, एक बिजनेस स्टार्ट किया हम सब लोगों ने मिलके, तो इंडिविजुअली हम सब कौन है? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली हम लोग क्या हो जाएंगे? फर्म। एंड सबसे पहले पार्टनरशिप की जरूरत ही क्या है? सोल प्रोप्राइटर एक अच्छा तरह का बिजनेस तो था, कोई कंप्लायंसेस नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो रही है, सारा का सारा प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ रहा। इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ द बिजनेस। बट पार्टनरशिप इज अ वेरी पॉपुलर अमंग द बिजनेसेस, यानी कि बहुत सारे लोग पार्टनरशिप को चूज करते हैं ओवर कंपनी एंड ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा क्यों? Partnership can be great choice for the entrepreneurs who wants to start a business with others and for sole proprietors who want to share the workload, resources and expertise. I am a teacher, ठीक है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, but I don't know how to do marketing. It is really very difficult job for me. मगर अगर मेरे को कोई ऐसा पर्सन मिल गया who is a very good in marketing and sales, और हम दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया, वो कह रहे हैं मैं बिकवाऊंगा, क्या हो गई? मेरा वर्कलोड कम हो गया और दोनों के अपनी दूसरी एक्सपर्टाइज का, दोनों को अपनी अपनी एक्सपर्टाइज का बेनिफिट मिल गया और बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल का भी शेयर हो गया। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड फॉर्म। सो क्या रीजन हो सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, मार्केटिंग वो संभालेगा, प्रोडक्ट मैं डेवलप करूंगा। एक एग्जाम्पल के लिए स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता है और उसे बेचना आता है, तो डेफिनेटली हम दोनों के स्किल्स एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। वी कैन शेयर द रिसोर्सेज, जब वो आएगा तो अपना कैपिटल लेके आएगा, मेरे को सारे अपनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, रिस्क शेयर हो रहा है। एंड डेफिनेटली देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट कंपनी से ज्यादा है। एंड शेयर्ड रिस्क शेयर हो रहा है, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे लेट अस सपोज जब हमने पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, हम डेफिनेशन को एक बार दोबारा रिकॉल करें तो क्या आ रहा था? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस। टू तो बता दिया था मिनिमम है, मोर तो डिसाइड नहीं किया था। तो सबसे पहली चीज है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ये कॉम्पिटेंट वर्ड भी मैं बताऊंगा आपको क्या मतलब है कॉम्पिटेंट का, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, पता होना चाहिए। अभी बताया तो पहले, यानी कि इफ यू आर एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अकॉर्डिंग आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, यानी कि जो एग्रीमेंट कर सकते हैं। कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होता है? इनसेन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए। पार्टनरशिप स्टार्ट होने के बाद मैं माइनर को एडमिट कर सकता हूँ एज ए पार्टनर फॉर प्रॉफिट, बट पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए वो माइनर नहीं होना चाहिए, तो माइनर इज अ इनकॉम्पिटेंट पर्सन। और लुनाटिक इनसेन नहीं होना चाहिए, सेन पर्सन होना चाहिए। तीसरा, इंसॉल्वेंट पर्सन भी हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकते। कन्विक्टेड पर्सन, कन्विक्टेड
का मतलब ये नहीं उसके अगेंस्ट केस चल रहा हो, कन्विक्टेड का मतलब उसे सजा हो चुकी हो, वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकता। डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके पास डिप्लोमेसी की, और फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं उनके पास इम्यूनिटी होती है लॉ की, तो डेफिनेटली कहते हैं आप उनको भी पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं करा सकते। और अलाइन एनिमी, व्हेन आई एम सेइंग अलाइन एनिमी, यानी कि अगर हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ दुश्मनी में चला गया, दोनों देश के बीच में क्या हो गए, वॉर हो गई, तो उस देश के किसी भी सिटीजन के साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? इतना लिखना की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है। एंड रिमेंबर वन थिंग, अ लिटिल एक्स्ट्रा मेक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो डेफिनेटली लिटिल एक्स्ट्रा कुछ पता भी चल जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपको वहां पे सिर्फ कॉम्पिटेंट लिखना है, ठीक है? स्कूल की टीचर से ना पूछ लेना, बेचारी परेशान हो जाएगी, ठीक है? सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 competent person to form a partnership. You was asking something? अगर पार्टनरशिप हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, बाद में वॉर हुई, तो भी वो पार्टनरशिप, उसके बाद जब वॉर हुई तो वो पार्टनरशिप इज नॉट लीगल, तो वो आप एनफोर्स नहीं कर सकता इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, वो पार्टनर नहीं माना जाएगा, उस टाइम वो पार्टनरशिप खत्म हो गई जब वो हमारी कंट्री अलाइन एनिमी बन गई। कंपनी के एसेट्स कैसे डिवाइड होंगे? नहीं होंगे, हम देंगे नहीं, एक बहुत अच्छा केस था, बट मैं यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ा रहा, बट आपने पूछा तो मैं बताया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड वगैरह की कंट्रीज, और उसके साथ एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्ट नेम, सारे फेमस नेम बताना टायर मैन्युफैक्चरिंग के शायद डनलॉप वगैरह, आई डोंट नो कौन सी थी एग्जैक्टली, बहुत फेमस आज की डेट में भी है, ठीक है? बहुत टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उस टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो ओनरशिप थी, जो शेयर्स थे, वो किसके थे? जर्मन्स के थे, जर्मन इन्वेस्टर्स के थे। तो उन्होंने उस कंपनी को, यानी कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए, उनको टेक ओवर कर लिया उस कंट्री में कि ये इसका बिजनेस बंद है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा, अगर वो शेयर होगा उनके बीच में, एनिमी और उसके बीच में, यानी कि हम उन्हें फाइनेंस कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट वॉर करने के लिए, प्रॉफिट तो वो कमा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कैसे हम अलाउ कर देंगे अलाइन एनिमी को अपने देश के दुश्मन के साथ पार्टनरशिप करना? तो उस टाइम में पार्टनरशिप सब खत्म, उसके सारे राइट्स खत्म, उसको कोई भी एसेट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अलाइन एनिमी है, उसको कोई भी राइट्स नहीं मिल दिए जाएंगे। जो दूसरे थे, इस देश का पार्टनर था, क्योंकि हम ये कहना दूसरा पार्टनर नहीं हो सकता अलाइन एनिमी, यानी कि 2 पार्टनर तो है ना, डेफिनेटली। नेक्स्ट वन, बाय, और ये तो थे मिनिमम पार्टनर, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन ही नहीं किया मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मगर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये पावर दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिसाइड कर सकती है मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। मगर उन्होंने बोला आप डिसाइड कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, मगर वो मैक्सिमम पार्टनर 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो क्या डिसाइड 100 करे? नहीं। Central government has prescribed the maximum partner of a firm to be 50 under Rule 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014. So Companies Act ने बोला मैक्सिमम कितने साइन की पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते हैं, बट इसकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने डिसाइड करे? 50। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, योर आंसर शुड बी 50। इज इट क्लियर? मिनिमम 2, maximum 50. So second one is agreement. Definitely there must be an agreement. अब एग्रीमेंट जैसे ही हमें वर्ड आता है एग्रीमेंट, हमें लगता है कि इफ इट इज एग्रीमेंट इट मस्ट बी रिटन एग्रीमेंट। नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड, ये एग्रीमेंट इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। एक्सप्रेस तो समझ आ रहा है, एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस भी 2 तरीके से किया जा सकता है। कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, बनस बताएगा।
कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? कैन यू टेल मी बच्चे? सर एग्रीमेंट को एक्सप्रेस, या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सर वर्बल फॉर्म में हो सकता है एक तो। बिल्कुल सही, वर्बल फॉर्मेट में, यानी कि ओरल कर सकते हैं एक्सप्रेस। एग्रीमेंट ओरली हो सकता है, और दूसरा रिटर्न हो सकता है। एक्सप्रेस तो चलो नहीं आ गया, ओरली कर लिया, बट ओरल एग्रीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आएगी? इन द कोर्ट ऑफ लॉ हम प्रूफ कैसे करेंगे कि था भैया एग्रीमेंट, अभी ये डिसाइड किया था? डिस्प्यूट होगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स जो कि जनरेट हो सकते हैं फ्यूचर में, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि भैया एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न। नहीं तो कोर्ट के चक्कर काटते रहो। तो एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। चलो एक्सप्रेस तो समझे आ गया कि हमने ओरल एग्रीमेंट कर लिया, मेरा ब्रदर था, मैंने ओरल एग्रीमेंट कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, ये हमने रिटर्न में कर लिया। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द इंप्लाइड एग्रीमेंट? आप भी तो बिजनेस करने वाले हो आगे जाके। सो अगर पार्टनरशिप कर रहे हो, लेट अस सपोज आपने पार्टनरशिप कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, ना ओरली डिसाइड किया ना रिटर्न किया, तब भी पार्टनरशिप हो सकती है। लेट अस सपोज 2 महीने की वेकेशन आ रही है, 2 मंथ्स की वेकेशन आ रही है, ठीक है। इस 2 मंथ की वेकेशन के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया, या तुम लोगों ने आपस में डिसाइड किया, दो जनों ने मिलके, यार ऐसा करते हैं, सबर जॉब करते हैं। तू कस्टमर से क्वाइट कर और मैं फूड बना के बेचूंगा। तू कस्टमर को ऐड कर और मैं फूड बना के सेल करूंगा। अगर चल गया बिजनेस तो उसको हम बाद में आगे ऑटोमेशन मोड में डाल देंगे, नहीं तो 2 महीने में एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। एंड दे स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, और जो भी रेवेन्यू आता है उसको आपस में, जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। बट कहीं पे उन्होंने बोला हम पार्टनरशिप करते हैं, बट उनके एक्ट्स क्या बता रहे हैं? कि दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, एक ऑर्डर लेके आ रहा है और दूसरा उस ऑर्डर को फिल कर रहा है, और जो भी प्रॉफिट आपस में हो रहा है वो आपस में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। यहाँ पे सरकमस्टांसेस, यहाँ पे सरकमस्टांसेस बता रहे हैं कि एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप है। तो कई बार जब सरकमस्टांशियल वे में कोई ना रिटर्न एग्रीमेंट है ना ओरल हो, बट सरकमस्टांशियल ऐसे होते हैं कि भैया ये एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप है, तो उसे कहते हैं इंप्लाइड एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? पक्का? सो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ अ एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट कैन बी implied or express oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है, but definitely it's important to have partnership deed in writing because it contains terms and conditions agreed upon by all the partner and is helpful to avoid all misunderstanding and dispute which may occur in future, है ना? तो हमेशा क्या प्रेफर करना चाहिए? रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है बच्चों, उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। कैरेक्टरिस्टिक के बाद डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप सिर्फ तभी हो सकती है जब बिजनेस हो। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें? 50। बट कंपनीज एक्ट 464 में कितने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं? 100। बट उसने ये पावर किसको दी हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये 50 पार्टनर किस रूल के अंडर डिसाइड करे कि 50 मैक्सिमम होने चाहिए? मिसलिनियस रूल 10, कंपनीज एक्ट 2000, वहां पे अमेंडमेंट 2014 में हुई थी। इज इट क्लियर? एनी डाउट बनर्स? इज इट क्लियर बच्चे? यस सर। So next one is business। बच्चों पार्टनरशिप जो हो रही है वो किसी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए हो सकती है, एंड देयर मस्ट बी सम लीगल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस। ऐसा नहीं कि स्पर्श ने हर्षिल को बोला चल दोनों मिलकर गांजा बेचेंगे तो वो क्या हो गया? इलीगल बिजनेस हो गया। बाद में डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट बोलेगा पहले मैं बताता हूँ तुम्हें हमारी पार्टनरशिप को सेटल करते हैं। तो डेफिनेटली जो बिजनेस होना चाहिए, इट मस्ट बी लीगल। Partnership can be formed for the purpose of carrying on some business with the intention of earning profit.
आप सोशल वेलफेयर के लिए आप नहीं कर सकते पार्टनरशिप। तो कुछ एग्जांपल जैसे मैं बताया तो सो दैट तुम्हें क्लियर हो जाए। ए और बी ने मिलकर जॉइंटली एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, क्या वो पार्टनर्स होंगे? मिलकर खरीदा है। लेमैन लैंग्वेज में पार्टनर्स है, जो पार्टनरशिप में प्लॉट खरीद लेते हैं, आधा पैसा तू डाल आधा मैं डालूंगा। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पार्टनर्स नहीं है, क्योंकि बिजनेस मस्ट बी लीगल बिजनेस, और बिजनेस होना चाहिए। वहां पे बिजनेस है नहीं तो को ओनर हुए, क्या हुए? को ओनर। और बी ने एक लैंड ओन करी हुई थी, मेरे दादाजी ने मेरे नाम और मेरी बहन के नाम पे एक लैंड दे दी थी। अब उसका रेंट हमें मिल रहा है, हम रेंट आपस में बांट रहे हैं, क्या हम पार्टनर्स होंगे? डेफिनेटली नहीं। मगर अगर हम एक रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर हम लैंड खरीदते हैं और रेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम क्या बन जाएंगे? पार्टनर्स। इज इट क्लियर? ए और बी ने एक चैरिटेबल क्लब ओपन किया विद देयर ओन फंड, क्या वो पार्टनर्स होंगे? नहीं। हम सब लोगों ने मिलकर बैडमिंटन क्लब स्टार्ट कर लिया कि बैडमिंटन खेलते हैं। जब हम सब लोगों ने मिलकर बैडमिंटन क्लब स्टार्ट कर लिया, सब लोगों ने पैसे कलेक्ट करे, लैंड खरीदी, बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, और वहां पे कोर्ट बनाया और हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या अब हम पार्टनर्स होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई गई। इज इट क्लियर? इसी के बेस पे एक क्वेश्चन, बिजनेस ऑफ द असर्शन एंड रीजनिंग का बिजनेस, आप लोग आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा। असर्शन है बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल ऑल्दो नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन में इंक्लूड है पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन टू और पर्सन to share the profit of business which is carried on by all or any one of them acting for others. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 932 है उसमें फॉर ऑल है, तो डेफिनेटली assertion is true here, है ना? Any unlawful activities cannot be carried in the country, thus business should also be lawful to be carried out. कह रहे भैया कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है, तो बिजनेस शुड बी लॉफुल। क्या रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? जब भी आपको देखोगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज करके सेंटेंस बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा। असर्शन है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए? लॉफुल, ऑल्दो नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन, बिकॉज any unlawful activity cannot be carried in the country, thus business should be lawful to be carried out. तो ये assertion and reasoning both are true and reasoning is a correct explanation of assertion. इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने हैं एग्जाम के अंदर। ये आप तब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग है। यू आर स्टडिंग, आई, मेरा हर बच्चा 100% के लिए प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। और अकाउंट्स वाले बच्चे ना, ये मेरे स्टूडेंट तो नहीं बट स्टिल ये कहते हैं सर प्रैक्टिकल तो सारा सही था, थ्योरी में मार्क्स कट गए। ये लैंग्वेज कभी नहीं सुनूंगा, हम थ्योरी पे भी उतना स्ट्रेस देंगे जितना प्रैक्टिकल पे, ठीक है। और प्रैक्टिकल को स्ट्रांगली करने के लिए हमें थ्योरी पार्टनरशिप अच्छे से पता होनी चाहिए, थ्योरी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस एंटिटी सेपरेट है बट लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है? ओके, ठीक है, इट्स अ गुड आंसर, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है ऐसा नहीं है। ओके, तो मैं बता देता हूँ लीगल स्टेटस का मतलब क्या है। ओनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म कंसिडर एज अ सेम, यानी कि इफ पार्टनरशिप फर्म कैन डू मेक द केस ऑन द अदर पर्सन, ठीक है। बट तेरा वो रीजनिंग जो तूने सोचा था वो ठीक था दिमाग में, वो कर सकता है, बट जब वो कर रहे थे यानी कि पार्टनर्स भी कर रहे हैं सकते सेपरेट। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा टू पे द डेब्ट ऑफ फर्म, क्योंकि ओनर एंड बिजनेस आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, बोथ आर द सेम। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हो गई? अनलिमिटेड।
बिजनेस में आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, आपने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेके आपने फैक्ट्री स्टार्ट करी, फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं करवाया और फैक्ट्री में लग गई आग। अब नुकसान हो गया 50 लाख का, कैपिटल कितना था 10 लाख का, लॉस कितना हो गया 50 लाख का। तो 40 लाख का जो आपका डेफिशिएंसी है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरी कर ली जाएगी। जबकि कंपनी, इसके लिए बता देता हूं सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल का बेनिफिट मिलता है अगर आपकी कंपनी होती, इसी की जगह अगर आपकी कंपनी होती, 10 लाख आपने उसमें कैपिटल से स्टार्ट की होती कंपनी, और बैंक से लोन लिया होता कंपनी के नाम पे 50 लाख का, और नुकसान हो जाता 50 लाख का, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होती टू पे द डेप्ट, वो कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर की जाती और आपका नुकसान सिर्फ 10 लाख रुपए का ही होता। अब जहां पे फीलिंग आती है कि भैया ये तो बेनिफिट है कंपनी बनाने के, बट दे आर द लॉट ऑफ द कॉम्प्लायंसेस जो पार्टनरशिप के अंदर नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर क्या है, एम्प्लॉयड एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई हमें ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे कॉम्प्लायंसेस नहीं है, कोई जीएसटी वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस और अनटिल आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा नहीं हो जाता। इज इट क्लियर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी देयर फॉर द वैलिड पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वहां पे होनी ही चाहिए। इज इट क्लियर? सो पांचों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई कि डेफिनेशन के अंदर ही है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन अमंग कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट क्या होता है वो बता ही दिया था मैंने, बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो दे आर एटलीस्ट टू पार्टनर्स, टू और मोर पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। टू कैरी ऑन द बिजनेस, तो देयर मस्ट बी सम लीगल बिजनेस, इवन तो वहां पे मेंशन नहीं है डेफिनेशन में, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, देयर मस्ट बी सम प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस के लिए प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए और बिजनेस का एक सेपरेट लीगल स्टेटस उसका नहीं होता, पार्टनर्स एंड ओनर्स आर द सेम, यानी कि अगर आप फर्म का कोई नुकसान हुआ है तो पार्टनर्स उसके लिए लायबल होंगे, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैसे होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर इम्प्लाइड पार्टनरशिप हुई तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? पहली बात, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कंसर्न। बट कैसे प्रूव करेंगे एग्रीमेंट अगर ओरल हुआ? कैन यू प्रूव ओरल एग्रीमेंट? हम दोनों ने ओरल कर लिया, मैं बाद में मुकर गया, नहीं हुआ कोई पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। मगर वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा, देयर मस्ट बी सम एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट वाज टू बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जहां पे ध्यान रखना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, बट इट्स नॉट द सोल कंडीशन। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रही, देयर इज नो पार्टनरशिप। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है मैं और स्मिता मिलके प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो हम पार्टनर बन ही गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज मैंने उसे एज ए मैनेजर हायर कर लिया एंड आई टोल्ड हर आई विल गिव यू 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट, सो आई एम शेयरिंग माई प्रॉफिट विद हर। क्या वो पार्टनर बन गई? पार्टनर ही बनी, पर प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है और एग्रीमेंट भी है, जब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट किया होगा तो इसलिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मस्ट कंडीशन, यानी कि इफ देयर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पार्टनरशिप, बट इट इज नॉट अ ओनली कंडीशन। बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तब इस केस के अंदर जब मैंने इसको एज ए मैनेजर हायर किया तो 3 चीजें मैच कर रही है। पहली चीज, एग्रीमेंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है एंड शी इज रनिंग द बिजनेस। तो क्या चीज लैक कर रही है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया म्यूचुअल एजेंसी। देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी अमंग द पार्टनर्स। व्हाट इज exactly meaning of mutual agency? Let us suppose I am explaining it with the help of 2 examples, A and B. If they are partners,
A can bound B with his act. यानी कि A is acting like a agent of B. A कैसे एक्ट कर रहा है एज अ एजेंट ऑफ B? अगर A और B पार्टनर है, A अगर कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है थर्ड पार्टी के साथ, B को भी उस एक्ट के उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ B भी क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। B भी उसको फुलफिल करने के लिए लाइबल होगा। सो हियर इन दिस एग्जांपल A is acting like a एजेंट और B क्या हो गया? प्रिंसिपल। A is acting like a agent and B is acting like a principal. Is it clear? On the other hand, सिमिलर वे से ये प्रिंसिपल की तरीके से अगर B ने बैंक से लोन ले लिया फॉर्म के नाम पे, तो बैंक कैन स्यू A आल्सो, यानी कि A भी उसके लिए लाइबल होगा। तो इस दूसरे एग्जांपल में इसने कैसे एक्ट किया? एज ए एजेंट और इसने एज अ प्रिंसिपल, यानी कि एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ बी। इन प्रीवियस एग्जांपल बी वाज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ ए, यानी कि ए इज एबल टू बाउंड बी थ्रू हिज एक्ट। तो इसका मतलब क्या है? बोथ द पार्टनर्स आर एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ। दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं? एज ए प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये क्या हो गई? म्यूचुअल एजेंसी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। अब हम दोनों के बीच में क्या चीज लैक कर रही थी? अगर मैंने उसे एज ए मैनेजर हायर किया था, एग्रीमेंट था, बिजनेस वो ऑपरेट कर रही थी मेरे बिहाफ पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी था, क्या लैक कर रहा है? म्यूचुअल एजेंसी। क्योंकि वो मेरी इंप्लॉय है, उसके एक्ट से तो मैं बाउंड हो रहा हूं, बट मैंने बैंक से लोन ले लिया तो बैंक वाले इसको नहीं पकड़ सकते आके। इज इट क्लियर? सो क्या लैक कर रहा है? म्यूचुअल एजेंसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो एक बार एक क्वेश्चन बुक में आ गया था, इवन एंड सारे एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल कई बार गंदे क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं। तो चारों टेस्ट देने के बाद पूछ लिया था क्वेश्चन में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। तो उसमें क्या बोलेंगे हम? म्यूचुअल एजेंसी। जबकि वो क्वेश्चन इल डिजाइन था, इसमें से कोई भी चीज गायब होगी, पार्टनरशिप नहीं होगी, सारी चीजें होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो अब आ जाते हैं दोबारा पार्टनरशिप डीड के ऊपर, क्योंकि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। हमने देखा ओरल हुआ तो इतने सारे प्रॉब्लम आ रही है, कोर्ट पे भी जाके केसेस भर रहे हैं, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप करने पड़ रहे हैं। तो वी कैन अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। कैसे? अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में करके। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल, मगर इट इज डिजायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। ठीक है? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट containing all the terms and conditions which establish the relationship between the partners. तो अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे, रिटर्न में करेंगे, तो क्या होगा उसपे? सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, हमारे प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है, हम लोगों ने कितना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, वर्किंग पार्टनर को सैलरी देने का डिसाइड कर सकते हैं, तो कितनी सैलरी दी जाएगी। अगर पार्टनर आपस में डिसाइड कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर पार्टनर पर्सन जो उसके लिए पैसा विड्रॉ करता है ड्राइंग, उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया जाएगा। अगर फॉर्म डिसोल्व करनी होगी, कैसे करी जाएगी। अगर न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होना चाहेगा तो वो क्या एग्रीमेंट होंगे। तो वो सारे की सारी चीजें हम किस पे डाल सकते हैं? ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, आगे ईटीसी लिख दो प्यारा सा। ये सारी की सारी चीजें हम किस पे डाल देंगे? पार्टनरशिप डीड के अंदर, सो दैट फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ही ना हो। सो पार्टनरशिप डीड में कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आगे ईटीसी लिख देना। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ ऑल द partners, nature and place of business of firm, date of commencement of partnership, duration of partnership if it is for fixed duration, capital contributed by the each partner, profit sharing ratio of the partners,
एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर टर्म, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि न्यू पार्टनर कैसे एडमिट होगा, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे रिटायर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, दिया भी जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, अगर फर्म बंद हो गई तो कैसे अकाउंट्स सेटल्ड करे जाएंगे, कितनी सैलरी कमीशन, कुछ भी चीजें हम डाल सकते हैं याद पे, यानी कि जो हमारे मन में लग सकता है ये फ्यूचर में डिस्प्यूट है, वी कैन ऐड इनटू द पार्टनरशिप डीड। अब हमने तो क्या एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 ने उसका भी ध्यान रखा हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी नहीं है रजिस्टर्ड करवाना, मगर कुछ प्रोविजंस ऐसे क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से कंपल्सरी हो गया। बट अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं करी और डिस्प्यूट होगा तो कैसे सेटल किया जाएगा? सबसे पहला डिस्प्यूट क्या हो सकता है? देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एंड देयर इज अ डिस्प्यूट। क्या डिस्प्यूट हो सकता है, कौन बताएगा? नियति। तो तू तो बहुत आगे का सोच लेती है हाँ? हम अच्छा पॉजिटिव रहते हैं, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने और अना ने मिलके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अना ने मिलके, मैंने और अना ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया। अना ने बोला कि सर पैसा मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, आप मेरे को गाइडेंस देना, मैं इंस्टीट्यूट रन करूंगी, ठीक है। इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ एंड शी इज रनिंग द बिजनेस। इसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, इसने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। अब प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, कह रही है कि सर प्रॉफिट शुड बी इन द 9:1, क्या हमारे उसमें कोई एग्रीमेंट है? सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयर रेशियो मस्ट बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल। किसने कितना कैपिटल डाला है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयर रेशियो मस्ट बी इक्वल। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं दी हुई तो आप क्या बोलोगे, इसमें प्रॉफिट शेयर रेशियो गायब है? नहीं, तो आप क्या जूम करके चलोगे, प्रॉफिट शेयर रेशियो इज इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। इज इट क्लियर? अब एना कह रही है मेरे को सैलरी दो, सारे दिन तो मैं काम कर रही हूँ, आप तो सिर्फ फोन पे गाइडेंस दे देते हो। ना जी ना। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो पार्टी इज इंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी और कमीशन। बट ये कहती मैंने 9 लाख लगाए सर, आपने 1 लाख रुपए लगाए, मैंने 9 लाख बैंक से लोन लेके लगाए थे, इंटरेस्ट तो दे दो, आप 1 लाख पे ले लेना, उससे ज्यादा मिलेगा, मेरे को कम मिलेगा। बट अगेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। मैंने बिजनेस के प्रॉफिट से पर्सन उसके लिए पैसा निकाल लिया था, कहती उस पर इंटरेस्ट दो। अगेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। हमें बीच में बिजनेस एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी, मैंने 5 लाख रुपए का लोन दे दिया, मैं एज ए लोन दे रहा हूँ, पैसा कैपिटल में तो इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। मैंने बोला मेरे को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे, कहती कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, नहीं मिलेगा बट नहीं, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, बेशक पार्टनरशिप डीड के अंदर वो मेंशन है या मेंशन नहीं है, उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इज इट क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ, एना को तो समझ आ चुका होगा, पार्टनरशिप डीड कर लेनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हुई तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी, बोलना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी, इक्वल। नो पार्टीज इंटाइटल्ड फॉर सैलरी, नो पार्टीज इंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो पार्टीज चार्ज फॉर interest on drawing, and interest on loan would be 6% per annum. Is it clear? पक्का? तो देखते हैं कौन इसका आंसर देता है अब। On the basis of this, X, Y and Z are the partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio. Interest on capital, interest on loan advanced by the partner, remuneration payable to the partners. X who has contributed maximum capital demand interest on capital at 10% per annum. ऐसा क्यों कर रहा होगा, क्योंकि उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी को कब मिलेगा। And sharing of profit in the capital ratio, but Y and Z do not agree with him. तो कैसे क्या डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा,
as per Indian Partnership Act 1932. In the absence of partnership deed, no interest on capital is allowed. Partnership deed तो है ही नहीं, तो interest on capital नहीं मिलेगा, and profit share ratio must be equal. Y has devoted the full time on running of the business and demands a salary of rupees 5,000 per month. दे दे क्या? सारे मिलके दे सकते हैं, एग्री हो सकते हैं, वो तो एग्रीमेंट हो जाएगा, but he is not liable for the salary. Is it clear? Jack demands interest on loan of rupees 50,000 advanced by him at a market rate of interest which is 12% per annum. उसने लोन दिया है 50,000 का, वो कह रहा है कि मेरे को 50,000 पे मार्केट ऑफ इंटरेस्ट पे 12% में मिलता है, 1% पर मंथ तो मिलना चाहिए, दे दो। क्या दे दे उसे? नहीं। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बच्चा सही करके दिखाता है। ये आंसर आप ले, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, तब तक आप सोल्व करके बताओ। नेट प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग ऑफ एनी ऑफ द अबव क्लेम, बिजनेस का हुआ 30,000 रुपीज का। आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। डू इट फास्ट, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। तो इतने इजी क्वेश्चन में भी गलती हो सकती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सबसे पहले इंस्टेंस में आपने बिना सोचे बोल दिया, सब लोगों ने 10,000। इसमें बोला बिकॉज बिफोर एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, जेड ने लोन दिया हुआ था फर्म को 50,000 का, 30,000 का प्रॉफिट हुआ है ऊपर वाले किसी भी क्लेम से पहले, बट 30,000 का प्रॉफिट है, उसमें से जेड को इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाएगा ना, विच वुड बी 6% ऑफ 50,000, दैट वुड बी 3,000। तो हमें 3,000 का लोन दे देना था, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना प्रॉफिट होता? 27,000। अब ये 27,000 का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे अमंग एक्स वाई एंड जेड 1:1:1 में, यानी कि हर एक को कितना मिलता? 1/3 ऑफ 27। 1:1:1 का मतलब क्या है? 3 पार्ट्स है तो उसको 1 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर, which would be 9,000 each. Fantastic, पुत्र। Is it clear? सबको क्लियर है? पक्का? गुड। सो अब तो ये पता चल ही चुका होगा, अना इसका आंसर देगी, why is it necessary to have a partnership deed? To avoid future dispute। ठीक है, और डेफिनेटली इसकी वजह से हमें क्लैरिटी मिल जाती है अबाउट अवर राइट्स, ड्यूटीज, हमारे रिलेशनशिप को बिल्कुल क्लैरिटी दे देता है। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर बिकम अवेयर, अवार्ड नहीं है, अवेयर टू दिस पार्टनरशिप, टू हिज पार्टनरशिप टर्म्स, हिज और हर। इज इट क्लियर? दूसरा, इट एनेबल्स द पार्टनर टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। बट डाइस पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बनता है ना, ठीक है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है? ठीक है, फ्यूचर डिस्प्यूट हो सकते हैं, ये तो है, हम अपने राइट्स वगैरह का, ड्यूटीज वगैरह का पता नहीं चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है, बट देयर आर अदर कॉन्सिक्वेंसेस। ये कॉन्सिक्वेंसेस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी नहीं होता, उसको कंपलसरी करे बगैर उसको कंपलसरी बना देती है। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, नो सूट इन ए सिविल कोर्ट बाय द फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी, यानी कोई भी पार्टनर या आपकी फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। आपकी पार्टनरशिप फर्म ने के साथ उससे डील करी, कोई डिस्प्यूट हुआ उसकी वजह से, ना तो पार्टनर ना आपकी फर्म उस व्यक्ति पे केस कर सकती है। कितनी बड़ी कॉन्सिक्वेंसी है, खतरनाक है ना? आपको कोई भी चीज आपसे लोन ले लेगा, वो वापस नहीं करेगा, बोलेगा नहीं दे रहा, कर ले केस, और लीगली आप बाउंड नहीं कर सकते।
आपसे सामान परचेज कर लेगा, आपको पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। नो रिलीफ टू द पार्टनर फॉर सेट ऑफ ए क्लेम। वैसे सेट ऑफ ए क्लेम 100 रुपीज से कम तक का क्लेम सेट ऑफ हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं। लेट सपोज इसने मेरे अगेंस्ट केस किया, स्पर्श ने केस किया, 10 लाख रुपए इसने मेरे से लेने हैं। मैंने कोर्ट को बोला कि ठीक है 10 लाख रुपए इससे लेने हैं, बट मैंने भी इससे 10 लाख रुपए लेने हैं, तो क्लेम सेटल करो ना। इसने फर्म से 10 लाख रुपए लेने हैं, बट मैंने भी लेने हैं। नहीं, इसका क्लेम सुना जाएगा, सिर्फ 100 रुपए सेट ऑफ होंगे मेरे। बोले कि पहले इसको पैसे दे दो, वो अलग केस है। तो मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है अमाउंट? 100 रुपीज तक का। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज मेक इट कंपल्सरी। एडवाइजेबल है कि कम कर ही देना चाहिए। पार्टनर आपस में कोई केस नहीं कर सकते, आपस में डिस्प्यूट हुआ, हाँ, मगर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस, बट डिसोल्यूशन के टाइम पे वो आपस में केस कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए, बट उससे पहले वो आपस में कोई भी केस नहीं कर सकते। कुछ पूछ रहे थे? सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ? लेट अस सपोज देयर इज अ गाय, उसने मेरी फर्म पे केस कर दिया कि उसे 10 लाख रुपए लेने हैं फर्म से, और ये दे नहीं रही। अब फर्म में एक पार्टनर ने प्रूफ कर दिया कि इसने भी 10 लाख रुपए देने हैं मुझे, इसलिए मैं नहीं पे कर रहा, तो वो सेट ऑफ कर दिया जाए, दोनों को कैंसिल कर दिया जाए। नहीं अलाउड। मैक्सिमम 100 रुपीज तक सेट ऑफ हो सकता है। 9,99,900 देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? थर्ड पार्टी कैन, हम किसी और के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, बट वो हमारे अगेंस्ट केस कर सकती है। नॉन रजिस्ट्रेशन किस चीज को अफेक्ट नहीं करता? थर्ड पार्टी के राइट को अफेक्ट नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है। पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सेटलमेंट करने के लिए वो केस तब कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपकी इंसॉल्वेंट हो जाता है आपका बिजनेस, तो उसको टेक ओवर करके वो कोर्ट का ऑफिशियल रिसीवर उसे बेच सकता है, उसके राइट को एक्सेस नहीं करता। सेट ऑफ का क्लेम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100 तक का, 100 रुपए तक का तुम क्लेम सेट ऑफ कर सकते हो। खुश हो जाओ। इज इट क्लियर? पक्का? आई होप इट इज क्लियर टू यू। श्योर। अब थोड़ी सी चीजें जो मेरे ख्याल से ऑलरेडी तुमने क्लास 11 में पढ़ी होगी, हम शॉर्ट में करके कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं जल्दी से एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को दोबारा एक बार स्टार्ट कर लेंगे, यही से स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट होने से पहले। राइट्स ऑफ द पार्टनर, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करे, बिजनेस की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सके, और कोई भी बिजनेस पे डिसीजन होना तो कई सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो सबकी म्यूचुअल डिसीजन होने चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट के साथ होने चाहिए। कंसेंट यानी कि सबकी मर्जी के साथ होने चाहिए। जैसे न्यू पार्टनर को एडमिट करना है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर से नहीं चलेगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू एडमिट न्यू पार्टनर। ठीक है। राइट टू फॉरबिड एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर, डेफिनेटली उससे कंसल्ट भी करना चाहिए और न्यू पार्टनर को एडमिट भी नहीं कर सकते। ड्यूटीज क्या है? आप पार्टनरशिप में क्या ड्यूटीज होनी चाहिए जो आपको लगता है वो सारी ड्यूटीज होनी चाहिए। आपको ऑनेस्टली एक्ट करना चाहिए, आपने अपना बिजनेस किया है वो आपका बिजनेस है, आप उसी के साथ कोई कंपटीशन में कोई दूसरा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, यू कांट कम्पीट विद द बिजनेस। अगर आपने बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज करके कोई प्रॉफिट कमा लिया है, तो आपको वो प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिजनेस की प्रॉपर्टी ली। समझ लो मैंने बिजनेस से 10 लाख रुपए निकाले, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ मेरे को सारा वापस करना पड़ेगा। अब मैंने बिजनेस से 10 लाख रुपए लिए, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें नुकसान हो गया, तो वो मैं अकेला भरूंगा, पैसे वापस करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो इट इज अ थिंग, दैट्स व्हाई अगर कोई बिजनेस करता है उससे कोई प्रॉफिट होता है तो वो बिजनेस को उसको वापस करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट भी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे मेन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉफिट जो हुआ है कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई गेस व्हाट एग्जैक्टली द पार्टनरशिप इज, आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।
पक्का? श्योर? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास होगी डे आफ्टर टुमारो।